हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंशुमन सिंह और मैं आपको डीकेटी के डोनेट योर टाइम कैंपेन के थ्रू आज क्लास 11th एनसीईआरटी का स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स से चैप्टर 6 यानी मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ाऊंगा। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये सेट ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस दी गई हुई हैं 1, 2 एंड 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इनका आप देखेंगे अर्थमेटिक मीन या मीडियन जब निकालेंगे तो वो आएगा आपका 10। ठीक है। तो जब हमें अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, लेकिन हम अगर मान लीजिए एक स्टेटमेंट दिया है कि अर्थमेटिक मीन और मीडियन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 10, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो कौन सी 5 ऑब्जर्वेशन है, ये वाली हैं, ये वाली हैं या ये वाली हैं। ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की सिर्फ नॉलेज होती है वो इनसफिशिएंट होती है हमारा पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बताने में। इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि नॉलेज ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज इनसफिशिएंट टू गिव अस कंप्लीट आइडिया अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो इसीलिए हम एक नया मेजर ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका इन वैल्यूज में जो डिफरेंस आपका आएगा वैल्यूज का, वो यहाँ पे 4 का है। दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो है वो 4 है। यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो है आपका 3 का है और यहाँ पे 1 का है। ठीक है। और वहीं अगर हम इस अर्थमेटिक मीन से डिफरेंस अगर देखते हैं तो इस केस में जो है वो आपका -8 से 8 के बीच में लाई करेगा। ठीक है। और जब आप यहाँ देखेंगे, मतलब हर एक वैल्यू को आप 10 से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेविएशंस लेंगे इसका, तो इस केस में आपका जो है सेकंड केस में ये जाएगा -6 से 6 के बीच में। ठीक है। और सिमिलरली जब आप ये थर्ड लास्ट ऑब्जर्वेशंस का देखेंगे तो ये जाएगा आपका -2 से 2 के बीच में। आप हर एक वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को ले लीजिए, सब्सट्रैक्ट करिए, देखिए ये इसी रेंज में लाई करेगा, ये जो 3 रेंज दी गई हैं। तो ये चीज़ हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से नहीं देख पाते हैं। इसीलिए हम एक नया मेजर देखते हैं जिसको हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है। चलिए, तो ऑफ डिस्पर्जन ये जो है ये एक आइडिया देता है वेरिएबिलिटी और स्कैटरिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मान लीजिए कि हमारी जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो ये है x है। ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अब इस वैल्यू के अराउंड कितनी दूर तक कोई भी डाटा स्कैटर कर रहा है या स्प्रेड है, जो ये हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो हमारा जो होता है बेसिकली हमारे पास जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो जो होते हैं आपके टाइप के होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? पहला होता है रेंज, फिर आता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन, फिर होता है मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेंज से। जो है ये आपकी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू पे बेस्ड होती है। ठीक है। रेंज जो है आपकी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज पे बेस्ड होती है। मान लीजिए m हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है, l हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो रेंज जो r से डिनोट होगी ये आपकी हो जाएगी r, दिस इज इक्वल टू m माइनस l, यानी मैक्सिमम वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल पे से देखूं इसे, तो कि मान लीजिए हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन दी गई हैं 2, 6, 10, 14, 18। ये हमारी 5 ऑब्जर्वेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 18 है, मिनिमम जो है वो है 2, ये आप लिखा है। तो रेंज क्या हो जाएगा? 18 माइनस 2, 16। ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, ये आपका यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 16 है, मिनिमम वैल्यू 4 है, तो रेंज सिंपली 16 माइनस 4 दैट इज 12। बहुत सिंपल है, सबसे इजीएस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है रेंज। पर इसका एक ड्रॉबैक है कि ये सारी वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अपना अगला मेजर ऑफ डिस्पर्जन देख।
क्वार्टाइल डेविएशन, ये जो होती है ये आपकी अपर और लोअर क्वार्टाइल्स पे बेस होती है, ठीक है। और क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है Q3 माइनस Q1/2। यहाँ आपका Q1 लोअर क्वार्टाइल है, Q3 अपर क्वार्टाइल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो Q1 है, एक रिकॉल है, Q1 आपका लोअर क्वार्टाइल है, मतलब द वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू n/4, ठीक है। हम इसमें Q1 जो होता है सबसे पहले n/4 निकालते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो हमारा वो होता है लोअर क्वार्टाइल होता है। मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि किसी भी डाटा में जो 25% ऑब्जर्वेशन, जिसकी नीचे 25% ऑब्जर्वेशन हो और जिस वैल्यू के आगे 75% ऑब्जर्वेशन हो, उसे हम लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 कहते हैं। वहीं पे Q3 जो होती है उसके आपका Q3 के लोअर पे 75% ऑब्जर्वेशन होता है और Q3 के अपर में 25% ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। चलिए एक ये एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, 2, 6, 10, 2, 6, 10, 14 एंड 18। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस केस में आपका जो Q1 आएगा, लोअर क्वार्टाइल आएगा, वो आएगा 6 और अपर क्वार्टाइल जो आएगा वो आएगा आपका 14। तो सिंपल है, फॉर्मूले में आप पुट करिए हमारा क्वार्टाइल डेविएशन Q, दिस इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2, यानी 14 माइनस 6/2 आपका आ गया 4, ठीक है। बच्चों क्वार्टाइल डेविएशन को हम इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं आपसे बोला जाए इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो उससे आप हैरान ना होइएगा, वो कुछ नहीं, वो क्वार्टाइल डेविएशन ही है, ठीक है। चलिए अभी और एग्जांपल देखते हैं। ये तो आपका डिस्क्रीट केस हो गया, मान लीजिए मतलब नॉर्मल केस हो गया। यहाँ पे हमारे पास अनरूट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो इस केस में आप देख सकते हैं x दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। तो सबसे पहले हम Q1 और Q3 निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Q1 और Q3। आप देख सकते हैं यहाँ पे Q1 4 दिया, Q3 7 दिया। कैसे आया? तो सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव, इन फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। ये कैसे निकली? तो सबसे पहले पहली वैल्यू एज इट इज रखी, फिर हम नीचे की ओर सम करते चले गए। 8, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 15 33, 33 प्लस 18 51, 51 plus 23 74 एंड सो ऑन अप टू 140। क्रॉस चेक के लिए आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल और जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो अब हमारा सबसे पहला स्टेप होगा Q1 निकालने के लिए कि हम Q1 के लिए n/4 निकालेंगे, ठीक है। तो आप जब यहाँ देखेंगे n/4 मतलब 140 दिस बाई 4, तो ये आपका आएगा 35। नाउ अब हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे जस्ट ग्रेटर देन 35। तो आप यहाँ देखिए इस केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 35, ये क्या है आपकी 51, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप जो ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं वो क्या है 4। तो आपका क्या हो गया, Q1 क्या हो गया 4। सिमिलरली Q3 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 3n/4, 3n/4 निकालेंगे, यानी 140 इंटू 3/4। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी आएगी 105, ठीक है। नाउ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 105, तो यहाँ पे आप देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 105 आपकी क्या है 120, ये है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो क्या है 7 है। तो यहाँ पे आपका Q3 हो गया 7, ठीक है। आपको Q1 पता चल गया, आपको Q3 पता चल गया, तो सिंपल है क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल रेंज ये हो जाएगी आपकी Q3 माइनस Q1/2, दैट इज 7 माइनस 4/2, 1.5, ठीक है। चलिए अपना अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे आप देखिए आपके सामने है, हमें क्लास इंटरवल दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। इस केस में हम क्या करते हैं
इस केस में भी बच्चों सेम है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आप निकालेंगे जैसे अभी मैंने बताया, ये एक्चुअली पिछला ही डाटा है, वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आपने सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली। नाउ सबसे पहला काम हमारा है n/4, Q1 के लिए n/4 निकालेंगे, यानी 140/4, तो ये आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका 35। नाउ अब हम क्या करेंगे, 35 इसके करस्पॉन्डिंग हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो 35 के करस्पॉन्डिंग देखिए, द वैल्यू ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 35, ये क्या है आपकी यहाँ पे, ये देखिए आप 36, ठीक है। तो अब ये आपकी रेंज आ गई, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस के केस में जो क्वार्टाइल निकलता है वो एक फॉर्मूले से निकलता है। फॉर्मूला क्या है, Q1 दिस इज इक्वल्स टू L प्लस H/F ब्रैकेट में n/4 माइनस C, जहां पे आपका H विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल की विड्थ यहाँ पे, F आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल है जो कि ये है, ठीक है। n/4 आपने ये निकाला 35, C आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन द दिस 36 यानी 20। सिंपली Q1 में आप पुट करिए, आपका देखिए आपका क्या L क्या है, L लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल दैट इज 30, L प्लस H/F, H आपका विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, आप 30 माइनस 40 माइनस 30 करिए, 10 आ गया, 10/F 16, n/2 35 माइनस 20, ठीक है। आपका Q1 आ गया, लोअर क्वार्टाइल आ गया 39.375। ना अब Q3 निकालने के लिए, Q3 में बच्चों फॉर्मूला यही रहता है, Q3 के लिए फॉर्मूला बस ये रहेगा, बस यहाँ पे जो n/4 है तो यहाँ हम वैल्यू करस्पॉन्डिंग देखेंगे 3n/4 पे, बाकी वही है, सब कुछ वही है। 3n/4 करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास आएगी उससे पहले की आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए आप आपका जो 3n/4 आ रहा है वो आ रहा है 105। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 105, तो यहाँ देखिए आपका ये आ रही है 118, ठीक है। तो ये जो पूरी क्लास है, अब आप ये देख लीजिए, इस क्लास के करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी L क्या है, L लोअर लिमिट दैट इज 70। नाउ H विड्थ है, तो 80 माइनस 70 10 विड्थ हो गई, बाई F फ्रीक्वेंसी इसकी 18, n/4 3n/4 105 माइनस C, इससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी ये, ठीक है। तो इसको जब आप पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ गया Q3। अब सिंपल है, आपको Q3 पता चल गया, आपको Q1 पता चल गया, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा आपका Q3 माइनस Q1/2 यानी ये। तो आपका इस केस में क्वार्टाइल डेविएशन आ गया 16.70, ठीक है बच्चों। ये तो आपका हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है मीन डेविएशन। मान लीजिए ये n ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, तो जो मीन डेविएशन होगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक ऑब्जर्वेशन से एक वैल्यू होगी, कोई एक रियल नंबर है a, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और फिर उसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। अगर आप इस सेंस में देखना चाहते हैं डेफिनेशन सेंस में, तो यहाँ पे दिया है फॉर एन ऑब्जर्वेशंस दिस द मीन डेविएशन अबाउट अ रियल नंबर a is the arithmetic mean of absolute deviations of observation from a। मतलब क्या किया आपने हर एक एक्साइज को सब्सट्रैक्ट किया a से और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सम ले लिया, ठीक है। उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, उसका सम करके n से हमने डिवाइड कर लिया, ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट a। अब यहाँ पे जो a है, ये हम कुछ भी ले सकते हैं, ये आपका मीन हो सकता है, ये आपका मीडियन हो सकता है, ये आपका मोड हो सकता है, या और कोई भी रियल नंबर, ठीक है। और जब भी आप ये निकालते हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इन कैलकुलेटिंग मॉड ऑफ xi माइनस ए द साइन ऑफ डेविएशन xi माइनस ए, इसके साइन को हम इग्नोर कर देते हैं, तभी मॉडुलस वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से पहले आप ये भी देख लीजिए, तो मैं सबका एक साथ
एग्जाम्पल करा दूंगा। तो इन केस ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन डेविएशन अबाउट ए हो जाएगा वो कुछ नहीं, बस एक आपका ये फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ आई क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स आई के अकर करने की फ्रीक्वेंसी। बाकी आपका फॉर्मूला वही है, समीशन आई फ्रॉम 1 to n एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, जहां पे एन आपका समीशन एफ आई है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस के केस में भी फॉर्मूला आपका यही रहेगा, बस एक्स आई का क्या करेंगे, एक्स आई हो जाएगी मिड वैल्यू ऑफ द ith क्लास इंटरवल। यानी वो जो आपको मैंने पहले भी बताया होगा अरिथमेटिक मीन में, एक्स आई जो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम एक एक करके सबका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन दी गई हुई हैं, 2, 6, 10, 14 एंड 18। मान लीजिए हमने ए को बोल दिया 10। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट हमें 10 निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम हर एक ऑब्जर्वेशन से 10 का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 - 10 उसकी मॉड वैल्यू ली, 6 - 10 उसकी मॉड वैल्यू ली, 10 - 10 मॉड वैल्यू, 14 - 10 एंड 18 - 10, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 से डिवाइड कर दिया। तो आपका इस केस में मीन डेविएशन अबाउट 10 जो है वो आ गया 4.8। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ये एक्चुअली मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट ए है, यही इस केस का आपका मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन भी है, और यही आपका मीन डेविएशन अबाउट मोड मीडियन भी है। क्योंकि इस जो ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, 10 इसका अरिथमेटिक मीन भी होगा और 10 इसका मीडियन भी होगा। चलिए अपना हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, x दिया हुआ है 1, 2 अप टू 9, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है क्या, मीन डेविएशन अबाउट 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए हर 1 - 5, 2 - 5, 3 - 5 एंड सो ऑन, हर एक ऑब्जर्वेशंस को हमने 5 से सब्सट्रैक्ट कर लिया। फिर उसकी हमने मॉड वैल्यू ले ली। ठीक है, अब जब हमने मॉड वैल्यू ले ली, ये अनग्रुप का केस है तो आपको इसमें पता है कि मॉड वैल्यू लेने के बाद हम इसको इसकी फ्रीक्वेंसी एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने क्या निकाला, एफ मॉड ऑफ x - 5, यानी दिस मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी। तो 8 × 4 32, 10 × 3 30, 15 × 2 30 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर इसका हम लोगों ने सम कर लिया। तो यहाँ आप देखिए n हमारा 140 है, तो मीन डेविएशन अबाउट 5 क्या हो जाएगा, इन सारी वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो वही किया है हम लोगों ने, इन सारी वैल्यूज का सम आपका आ रहा है 243 डिवाइडेड बाय 140, दैट इज 1.735। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? तो मुझे नहीं लगता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल केसेस हैं ये सारे, तो एकदम आराम से हो जाते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं जब हमारा कॉन्टिन्यूस केस होता है। द कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन अबाउट 35 फॉर गिवन कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो हमारा एग्जाम्पल 3 में अभी हम लोगों ने देखा। तो हमारे पास क्या था, क्लास इंटरवल दी गई थी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी गई थी। तो सब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या होती है, मिड वैल्यू होती है। और ये कैसे निकलती है, मैंने बताया था, एक्स आई जो होता है दिस इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। यहाँ देखिए 10 + 20, 10 + 20 बाई 2, दैट इज 15। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर 20 + 30 बाई 2, दैट इज 25। आपने खैर एक निकाल लिया। अब यह आपका देख सकते हैं कि जो इसका डिफरेंसिंग है 20 - 10, 10 का डिफरेंस है, 30 - 10, 10 का डिफरेंस है, h के लिए 10 है। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसमें हर एक ऑब्जर्वेशन में 10 ऐड करते जाना है और आपको ये मिड वैल्यू निकल आएगी। 25 + 10 35, 35 + 10 45 एंड सो ऑन। ठीक है, आपने अब मिड वैल्यू निकाल ली। अब मीन डेविएशन अबाउट आपको क्या निकालना है, 35। तो क्या करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन को 35 से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे,
ये देखिए कर लिया। फिर उसके बाद उसकी मॉड वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद सिंपल है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 20 160, 12 इंटू 10 120, 16 इंटू 0 0 एंड सो ऑन। तो ये आपका आ गया समीशन एफ आई एक्स आई माइनस मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 35, मीन डेविएशन अबाउट 35। यहाँ पे आप देख सकते हैं n की वैल्यू 40 है, तो सिंपली फॉर्मूले में पुट करिए, मीन डेविएशन अबाउट 35 क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस 35 डिवाइडेड बाय 140। तो ये आपका आएगा 3470 अपॉन 140, ये हो गया आपका 247.85। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया तीनों केस, जब डिस्क्रीट का भी, कॉन्टिन्यूअस का भी और नॉर्मल जो केस है आपका। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस बच्चों कुछ नहीं है, जो हम डेविएशंस लेते हैं अबाउट अर्थमेटिक मीन, उसका हम स्क्वायर कर देते हैं और उसको फिर n से उसका अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, यानी n से डिवाइड कर देते हैं, उसे हम वेरिएंस कहते हैं कि कोई भी वैल्यू कितनी वेरी कर रही है अबाउट द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वेरिएंस को हम एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई n। हमने क्या किया, हर एक ऑब्जर्वेशंस को उसके अर्थमेटिक मीन से डेविएशन ले लिया, ठीक है, फिर उसका स्क्वायर करके सम कर लिया और n से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया आपका वेरिएंस। चलिए, इसके साथ ही बच्चों जो हमारा पांचवा मेजर ऑफ डिस्पर्जन था, वो कुछ नहीं होता है, बस इसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट जब हम ले लेते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो हमारे पास बेसिकली 4 ही मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हैं। हाँ, ये जो मैंने पांचवा लिख दिया है, ये कुछ नहीं है, जब सिर्फ वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। आप यहाँ से देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, it is defined as the positive value of the square root of variance। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए, तो अब इसे भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, तो ये और क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, यहाँ पे ये 5 ऑब्जर्वेशंस दी गई हुई हैं, 2, 6, 10, 14 एंड 18। तो इस केस में हम जब अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, आपका आएगा 10। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन को 10 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब 2 माइनस 10 और उसका स्क्वायर कर देंगे। 2 माइनस 10 का स्क्वायर, 6 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 14 माइनस 10 का स्क्वायर एंड 18 माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया, और उसको सम करेंगे जब, तो आपका आ गया 160। तो कुछ नहीं बच्चों, अब इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो वेरिएंस होता है दिस इज इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। 5 इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दिस केस, तो 160 बाई 5 दैट इज 32। और सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मैंने क्या बताया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, मतलब 32 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज 4√2। ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉर्मल जब 5 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। ठीक है, अब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आपका अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है, उसमें कुछ नहीं, बस आपको उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा एस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, जहाँ पे आपको मैंने बताया एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ith ऑब्जर्वेशन, एक्स आई की फ्रीक्वेंसी है, और एक्स बार तो आपको पता ही है, समीशन एफ आई एक्स आई बाई n हो जाएगा। ये आपको मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पहले ही पढ़ाया हुआ। तो चलिए, अपना हम एक एग्जांपल से इसको भी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, x की वैल्यूज दी गई हैं 2, 4, 6, 8, 10। सिमिलरली करस्पॉन्डिंगली उसकी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं 7, 10, 12, 7 एंड 14। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हम एफ एक्स निकालेंगे।
लगती फ्रीक्वेंसी को उसके हर एक फ्रीक्वेंसी को उसके ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन x का उसके अर्थमेटिक मीन आप देखेंगे जब यहाँ पे इस केस में जब हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे इन ऑब्जर्वेशंस का तो ये आपका आएगा 4.85। ठीक है, ये 4.85 आपका इसका अर्थमेटिक मीन है। तो हर एक वैल्यू को, हर एक ऑब्जर्वेशन को हम उसका अर्थमेटिक मीन से डेविएशन ले लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए ऐसे स्क्वायर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 255.5 डिवाइडेड बाई 40। 40 आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और सिमिलरली अब यहाँ पे अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो इसी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलिए मान लीजिए अब ये तो हो गया आपका अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो तो सेम रहता है, समीशन i फ्रॉम 1 to n fi xi माइनस x बार को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है, बट जो xi होता है जैसे कि आपने पहले केसेस कॉन्टिन्यूस केसेस में देखा है, xi क्या होता है, मिड वैल्यू, जो कि क्या होगा xi इक्वल्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। अभी जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मीन डेविएशन में ये चीज़ दिखाई है, सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10 से लेके 40 to 50 तक, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है 8, 12, 14, 11 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। वेरिएंस निकालेंगे, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आपको क्लास इंटरवल सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू, दैट इज xi। xi आपको क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 प्लस 10 बाई 2 दैट इज 5। अब आपने एक निकाल लिया, इन दोनों 10 माइनस 0 देखिए तो आपको यहाँ से h दिख जाएगा, h क्या है, 10 है। सिंपली आप इसमें ऐड करते जाइए, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45। आपकी आ गई, ये हो गया आपकी मिड वैल्यूज xi आपने निकाल लिया, ऑब्जर्वेशंस निकाल ली। तो उसके अब हर एक ऑब्जर्वेशन को हम अर्थमेटिक मीन से डेविएशन लेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे और उसको फिर उस करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आई। अब जब हम इनका अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा वेरिएंस के लिए, इनका सम करेंगे, इनका सम टोटल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 50, मतलब 7402 डिवाइडेड बाई 50, तो आपका आ गया 148.04। सिमिलरली अब इसका अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो कुछ नहीं, इस वैल्यू का हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट देख लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू। यहाँ पे देखिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस दैट इज 12.1671। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। हम लोग ने सिंपली क्या किया, सबसे पहले मिड वैल्यूज निकाली, फिर हर एक ऑब्जर्वेशन को उसके अर्थमेटिक मीन से सब्सट्रैक्ट किया। इस केस में हमारा अर्थमेटिक मीन जो था वो क्या आया था, 23.6। अर्थमेटिक मीन निकालना हमने आपको पहले ही बता चुका है। ठीक है, तो फिर अर्थमेटिक मीन निकाला, उसके बाद उसका स्क्वायर किया, फिर हर एक ऑब्जर्वेशन को करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, यानी 345.96 इंटू 8, 12 इंटू 73.96, 14 इंटू 1.96 एंड सो ऑन अप टू 5 इंटू 57.96। फिर इन वैल्यूज का सम किया, आपका आया 7402 और इसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी 50 से। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल 9, जो कि हमने कॉन्टिन्यूस के केस में, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अर्थमेटिक मीन निकाला। ठीक है, अब जो है जो हमने कॉन्टिन्यूस के केस में वेरिएंस निकाला, इसको हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं आपके एक मेथड से, जो कि मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी पढ़ाया था, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड में
हम क्या करते हैं कि जो हमारा एस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो ये हो जाता है आपका एस स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर समीशन आई फ्रॉम 1 to n एफ आई डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर बाई एन। ठीक है, जहाँ पे डी आई क्या होता है, डी आई बच्चों कुछ नहीं होता है, डी आई होता है जो हमारी हर एक ऑब्जर्वेशंस होती है उसमें हम एक अज्यूम मीन ए लेते हैं, उससे सब्सट्रैक्ट करते हैं और विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल एच से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और डी बार क्या है आपका समीशन एफ आई डी आई बाई एन। ये आपको पता होगा, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्वांटिटी डी बार ये हो जाएगी समीशन एफ आई डी आई बाई एन। और ए जो होता है आपका कोई भी रियल नंबर होता है और एच आपको पता है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल ही लिया जाता है। वैसे तो ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है बट हम जनरली विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल ही लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, तो आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था उस केस में जो एग्जाम्पल नंबर 9 था, आई गेस, हाँ एग्जाम्पल 9 था, तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने a को 25 ले लिया और विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल तो आपको पता था उसमें भी h यहाँ पे 10 है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल आप देख भी सकते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी है, मिड वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी। नाउ अब क्या करेंगे, हम डी आई निकालेंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, एस स्क्वायर एच स्क्वायर समीशन एफ आई डी आई माइनस डी बार का स्क्वायर बाई एन। हमें n पता है, हमें h स्क्वायर पता है। ठीक है, हमें d बार भी पता है, d बार हम निकाल सकते हैं समीशन एफ आई डी आई बाई एन से। ठीक है, तो d बार हमारा जो आया 0.14 आया इस केस में, माइनस 0.14। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी करके बताया था, सिंपल है वो। हाँ, तो अब हम निकालेंगे, अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए डी आई। डी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी आई निकालने के लिए हर एक ऑब्जर्वेशंस को, ये सारी ऑब्जर्वेशंस को 25 है डी आई माइनस ए बाई एच, तो हर एक ऑब्जर्वेशन को 25 से सब्सट्रैक्ट करेंगे और एच से उसके जो विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल है उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यूज आएगी, पहली क्या हो जाएगी, 5 माइनस 25 बाई 10 आएगी -2, 15 माइनस 25 बाई 10 आएगी आपकी वैल्यू -1। ठीक है, फिर जो डी आई आया उसको फिर हम क्या करेंगे, उसका हम डेविएशन ले लेंगे डी बार से। ठीक है, हम लोगों ने डी आई निकाला, ये कॉलम का आपको यूज़ नहीं है। ठीक है, इसको आप इग्नोर अभी करिए, ये आपके काम कर रही है। तो हमने डी आई निकाला, फिर हर एक डी आई को हम डी बार से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी -2 माइनस 0.14 आपका आएगा 3.4596। हमने क्या किया, डी आई को 0.14 से सब्सट्रैक्ट किया और उसका स्क्वायर कर दिया, तो आपकी वैल्यू आई ये। फिर -1 माइनस 0.14 यानी -1 प्लस 0.14, फिर उसका हमने स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली आपकी ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, फिर हमने हर एक डी आई माइनस डी बार का स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया इंटू 8 इंटू 12 एंड सो ऑन इंटू 5। ठीक है, दिस इंटू दिस इंटू दिस, और आपकी आई समीशन एफ आई डी आई माइनस डी बार आपका आ गया ये 74.02। ठीक है, 74, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से हो गया, मे बी अ टाइपो एरर। ये आपका आएगा 7402। इसको आप सिमिलरली 50 से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 148.04। तो आप देख सकते हैं जो आपने पहला वाला एग्जाम्पल से एस स्क्वायर का जो था नॉर्मल मेथड से निकाला था, उस केस में भी आपका वेरिएंस यही आ रहा था, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपका, दोनों मेथड से वेरिएंस सेम आएगा, बट इस मेथड से आपको करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, आप खुद से एक बार करके देखिएगा, बहुत ही इजीली वे में हो जाएगा। इसका क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हैबिट में लाना पड़ेगा। एक बार आप हैबिट में ले आएंगे तो फिर इतनी दिक्कत आपको नहीं हुआ करेगी इसके कैलकुलेशन में। ठीक है,
तो बच्चों ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स। तो हमारे जो भी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन थे उसके करस्पॉन्डिंग हमारे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी हैं। ये हम एक जो ये जो होते हैं ये एक सिंगल नंबर होते हैं और ये यूनिट से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो अभी तक हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकाल रहे थे वो यूनिट पे डिपेंडेंट होते थे, तो वो हर जगह यूजफुल नहीं होते थे। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक निकाला ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो कि यूनिट से इंडिपेंडेंट है। ये भी आपके 5 तरह के हैं। ठीक है, जो जैसे आपने 5 वो पढ़े रिलेटिव एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन के हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी। तो ये क्या क्या है आपके, ये हैं आपके पहले कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एक एक करके इनके भी फॉर्मूले हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके कोर्स, ये जो आपका आएगा सबसे पहले है हमारा कोफिशिएंट ऑफ, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन और फिर अपॉन डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ये एक रेशियो है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस का। ऊपर हमने डिफरेंस किया है और नीचे हम लोगों ने उनका सम कर दिया है। नेक्स्ट हमारा आता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये भी आपका फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल पे ही डिपेंड करता है, जैसे आपका क्वार्टाइल डेविएशन करता था। बस सिमिलरली आपको क्या करना है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। एक बार आपको क्वार्टाइल्स का, लोअर और अपर क्वार्टाइल का डिफरेंस लेना है, फिर एक बार आपको उसका सम लेना है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल का। नेक्स्ट आपका है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो होता है वो आपके 3 तरह के हो जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट ए, ठीक है, फिर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन x बार एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो होता है ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट ए डिवाइडेड बाय द ए। सिंपल है। आप इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट x बार डिवाइडेड बाय द x बार, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। तो ये आपको मैंने निकालना बताया ही था। आपको सिंपली क्या करना है, जिसके अबाउट निकालेंगे उसी से डिवीजन, उसी को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। चलिए, तो हमारा अब अगला है, ये जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक मीन निकलता है एंड इट इज गिवन बाय standard deviation by it is the ratio of standard deviation to the arithmetic mean। मतलब standard deviation को हम arithmetic mean x बार से डिवाइड करेंगे तो हमारा coefficient of standard deviation आ जाएगा। और इसी में coefficient of standard deviation में अगर हम into 100 कर देंगे तो हमारा अगला मेजर आ जाएगा coefficient of variation। ठीक है, तो coefficient of standard deviation क्या हो गया, standard deviation by arithmetic mean इंटू 100, मतलब s बाई एक्स बार दिस इंटू 100। सारी कैलकुलेशंस आपको पता है, स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकलता है, आपको पता है एक्स बार कैसे निकलता है, दोनों का रेशियो लेना 100 से सॉरी ये आपका वेरिएंस हो गया, और इन दोनों का आपको रेशियो लेना है एस और एक्स बार का, आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा, और जैसे उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको वेरिएंस मिल जाएगा। ये आपका जो है लॉरेंस कर्व जो है ये आपका एक ग्राफ है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल नेशनल इनकम टू द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, पहले उसको इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग साइज में अरेंज करने के बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल नेशनल इनकम टू क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो आपका ग्राफ आता है वो यहाँ पे देखिए, आपको क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ पॉपुलेशन दी हुई है एक्स एक्सिस पे, आपकी एक्स एक्सिस पे जो है क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है, और वाई एक्सिस पे आपका क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ इनकम है। ठीक है, और ये आपकी जो ब्लू लाइन गई है ये आपकी लाइन ऑफ इक्वालिटी कहलाती है, ये परफेक्ट लाइन है। ठीक है,
और ये जो रेड लाइन है ये आपका लॉरेंस कर्व रहता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैल्यू, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे ब्लू लाइन और रेड लाइन के, ये जो डिफरेंस है यही आपकी इनइक्वालिटीज दिखाता है इनकम में। ये जितना दूर जाता जाएगा उतनी इनइक्वालिटीज हमारी बढ़ती जाएगी इनकम में, और जितना ये पास आएगा उतनी इनइक्वालिटीज ये कम होती जाएगी। तो बेसिकली जब हमारे पास दो लॉरेंस कर्व दिए रहते हैं तो हम इससे ये देख सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कौन सा जो कर्व है हमारा ज़्यादा कम वो दिखा रहा है, इनइक्वालिटी दिखा रहा है, या कौन सा ज़्यादा दिखा रहा है। हम दोनों को कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये परफेक्ट लाइन दी गई है ग्रीन कलर से, यहाँ पे हमें इक्वल वेल दी है, ये परफेक्ट लाइन गई है हमारी ग्रीन कलर से, और एक लॉरेंस कर्व आपका ये गया है और दूसरा लॉरेंस कर्व आपका ये जा रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक इनइक्वालिटीज ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू दिस रीजन। ये येलो और ग्रीन का रीजन जो है, इससे जब आप कंपेयर करेंगे ये कम होगा इन कंपैरिजन विद द ग्रीन एंड रेड का रीजन। ठीक है, तो ये आपका होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। बाकी आपको अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ एग्जाम्पल्स और अच्छे से करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके।